Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट फर्दर अड्यू. ठीक है. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स. ठीक है. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आर इजी टू एडमिनिस्टर, रिक्वायर मिनिमल इक्विपमेंट and provide fundamental data including body weight, height and their association as indicated by BMI. So कहा गया है बहुत easy होता है anthropometric measurements लेना. बहुत मिनिमम आपको मतलब इक्विपमेंट की जरूरत होगी, बहुत मिनिमल है. एंड प्रोवाइड फंडामेंटल बेसिक डेटा, आपको पता चलता है कि बॉडी वेट कितना है, हाइट कितना है. एंड द एसोसिएशन एज इंडिकेटेड बाय बीएमआई वगैरह निकालने के हम हेल्प कर सकते हैं. बीएमआई का फॉर्मूला होता है, वो निकाल, बॉडी अगर हाइट पता चला, वेट पता चला, निकाल लिया बीएमआई. BMI is body mass index, right? आपको पता होगा, नहीं होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे. These measurements also provide information on the circumferences of various part of the body. तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से हम क्या है, सर्कमफेरेंस, बॉडी पार्ट का सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं मेजर करके, इंच टेप जो होता है उससे मेजर कर करके, राइट. टुगेदर दीज डेटा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन बॉडी साइज एंड बॉडी शेप. ठीक है, बॉडी साइज बॉडी शेप का पता चलेगा. ऑल्सो इट इज यूजफुल टू कंपेयर इनिशियल वैल्यूज ऑब्टेन्ड to those recorded after the implementation of lifestyle modification. वही बोल रहा है कि पहले आपने निकाल लिया तो फिर बाद में लाइफस्टाइल जब चेंज हुआ 2-3 महीने के बाद फिर से किया तो आपको पता चलेगा क्या चेंज आया. BMI, waist circumference and waist hip ratio. WHR is waist hip ratio are typically used to classify overweight and obesity and the risk of ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज है. तो BMI, वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड वेस्ट हिप रेशियो जो होता है किस लिए यूज होता है, पता करने के लिए कि बंदा ओवरवेट है, ओबीस तो नहीं है. एंड अगर है तो फिर उसका हमें रिस्क पता चलेगा. ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेज जो होते हैं, ओबीस होता है कोई बंदा तो उसका डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाए. WHO बोलती है ओबेसिटी, ओवरवेट होना ही खुद में एक बीमारी है. तो राइट, उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, तो हमें वो पता चलेगा. ये सब निकालने के बाद चल सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं होती है. मैं बताता हूँ कैसे. however एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, रिलायबिलिटी नहीं होती. बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं बता सकता BMI वगैरह. तो अभी हम देखते हैं. however this purpose is not to measure body fatness और obesity. so ये कहा गया है इसका मेन जो पर्पस है ना, बॉडी फैट या ओबेसिटी मतलब के लिए एकदम मेन पर्पस ये नहीं है. मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है निकालना मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स. मतलब अब हमें ओबेसिटी है तो अब हमें ये पता चल रहा है एटलीस्ट के भाई उससे क्या क्या चांसेस हैं मोर्टेलिटी के डेथ रेट्स वगैरह. मॉर्बिडिटी मतलब उस डिजीज होने के क्या क्या चांसेस है ये पता करने का, डेथ के चांसेस, डिजीजेस के चांसेस पता करने के लिए. एज वेल एज बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड सिंप्लिसिटी. और उसका लो कॉस्ट भी है, सिंपल भी है, इसलिए इसको यूज करते हैं. देखिए इसके आगे जो ये सब सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट मैं इसका आपको समरी बता देता हूँ. राइट, ये जो पूरा यहाँ तक है लिखा हुआ, तो इसका समरी ये है कि क्लाइंट आएंगे, अक्सर कॉमनली आते हैं गोल लेके, पर्टिकुलर टाइम में मेरे को इतना पतला करा दो, इतना वेट कम करवा दो, अनरियलिस्टिक गोल्स लेके आते हैं. लेकिन मोटिवेटेड हो सकते हैं, बहुत मोटिवेटेड हो, मेरे को करना है ये, तो उनके मोटिवेशन को आप कदर कीजिए, आप अप्रिशिएट कीजिए. लेकिन एट द सेम टाइम आपको बताना होगा, उनको रियलिस्टिक चीज़ें बतानी होगी. रियलिस्टिक गोल क्या है कि पर्टिकुलर अगर बोल रहा है क्लाइंट 2 महीने में मेरे को अब आप करा दो 15 किलो कम. अब क्लाइंट तो क्लाइंट है, वो कहीं से देख के आ रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बताओ उनको रियलिस्टिक गोल आखिर है क्या. ठीक है, इतना बॉडी फैट, आप उनको बॉडी कंपोजिशन के बारे में बताओ कि इतने महीने में इतना बॉडी कंपोजिशन हमारा हो सकता है. जनरली इतना होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल ऊपर नीचे हो सकता है. उनको ये समझाओ, रियलिस्टिक चीज़ें दो, इतना वेट लॉस हम कर सकते हैं, दिस इज द हेल्दी वेट लॉस. हम पूरी कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर वर्कआउट, डाइट एंड ऑल एवरीथिंग. आप उनको समझाओ और उनको अप्रिशिएट करो, आप इतना रेडी हो, मोटिवेट हो. क्योंकि क्या होगा ना, क्लाइंट तो पहले अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक गोल लेके आ जाएंगे, फिर आप स्टार्ट भी कर दोगे, लेकिन एक बार नहीं पूरा होता तो इतना डिमोटिवेट होंगे, हो सकता है अगली बार से फिर वो करें ही ना. तो दैट इज वाई उनको बताना जरूरी है, और क्लाइंट आपके ऑनेस्टी को अप्रिशिएट भी करेंगे. राइट, नहीं भी अगर करते हैं, लेकिन आपका काम यही है. राइट, ताकि खुद पे प्रेशर लेके भी मत चलो, आपकी जबरदस्ती का गोल है, इसको पूरा करना है. राइट, तो क्लाइंट को हमेशा सच बताना है हमें, पोलाइटली.
राइट। अब देखिए ये जो टेबल है ना, मैंने बोला ना उनको क्लाइंट को बताओ कि मतलब कितना एवरेज कितने महीने में कितना कम हो जाता है क्या, तो ये आप उनको बता सकते हो, राइट। तो मान के चलो ये टेबल आप देख लेना कि हेल्थ का आउटकम, बॉडी फैट परसेंटेज, मान के चलो 2 से 3 महीने में कितना कम हो सकता है, 2.7 टू 5.9% इतना तक कम हो सकता है। वेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है 2 से 3 महीने में कितना हो सकता है, 1.9 टू 3.3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इतना कम हो सकता है। वेस्ट का जो हमारा वेस्ट का जो सर्कमफेरेंस है, राइट, कमर की जो माप लेते हैं इंच टेप से, तो वो, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो, ये टेबल देख लेना। और हाइट, वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, अब हम इसमें आते हैं, ठीक है। सो हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सोल्स ऑफ द फीट एंड टॉप ऑफ द हेड, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस होता है, कहाँ से होता है, पैर से लेके सर तक, ठीक है, सोल, पैर के सोल तक से लेके सर तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट कहते हैं। दिस इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ स्टेडियोमीटर, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विद अ रूलर एंड स्लाइडिंग हॉरिजॉन्टल बोर्ड दैट रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द हेड। सम स्टेडियोमीटर आर पार्ट ऑफ अ वेइंग स्केल सो दैट बोथ measures can be done at the same time while others are free standing or mounted on a wall। देखो यहाँ से खींचते हैं, सीधा सर तक लाते हैं और यहाँ मेजरमेंट लेते हैं। कुछ वॉल पे भी लगे होते हैं जो खींच के हम करते हैं मेजर, किसी वेइंग मशीन में भी लगे रहते हैं, तो उसी पे वेट लिया, वहीं पे हाइट ले लिया खींच के, तो वैसा होता है, राइट। आपने तो देखा ही है। टू मेजर हाइट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, टू मेजर हाइट, clients stand on a hard surface, remove their shoes and socks and stand up straight directly underneath the drop down horizontal headboard। तो कहा गया है वेट हाइट लेने के लिए क्लाइंट को अपने जूते वगैरह, मोजे सब कुछ हटाने होंगे एंड एकदम स्ट्रेट खड़ा होना होगा अंडरनीथ द ड्रॉप डाउन हॉरिजॉन्टल हेडबोर्ड। तो ठीक है, जो भी होता है वो नापने वाला, मतलब उससे हॉरिजॉन्टल खड़े होना है, ठीक है। इफ यूजिंग ए वॉल माउंटेड स्टेडियोमीटर, के वॉल पे लगा हुआ है कोई स्टेडियोमीटर, मतलब जो नापते हैं इससे हाइट को, उसको स्टेडियोमीटर कहते हैं। Clients stand with the back of their feet, calves, buttocks, upper back and the back of their head in contact with the wall। तो देखो अगर वॉल पे है तो क्लाइंट को क्या करना है, अपना फीट पूरा टच करना है पीछे, काफ को, बटॉक्स को, अपर बैक एंड बैक ऑफ देयर हेड, ठीक है, दीवार पे पूरा लगाना है, ठीक है। विद द मास डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस बोथ फीट एंड आर्म्स हैंगिंग फ्रीली टू द साइड, बिल्कुल सीधे खड़े होना है, पैर को बिल्कुल एकदम एक इक्वल रख के, हाथ नीचे फ्रीली, ठीक है। द मूवेबल हेडबोर्ड इज ब्राउड डाउन अंटिल इट टचेस द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड। तो जो हमारा जो वो स्टेडियोमीटर है या फिर जो वो इंच टेप जो कह लो, उसको फिर हम कहाँ तक लाते हैं, हेड तक लाते हैं, हेड के टॉप मोस्ट पार्ट तक लाते हैं, ठीक है। प्रेसिंग फर्मली इनफ टू कंप्रेस द हेयर, थोड़ा सा जो हेयर है ना उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं हल्का सा, ताकि वो कंप्रेस हो जाए, ज़्यादा हाइट नहीं बता दे, तो हल्का सा इसको कंप्रेस करके ले सके, ताकि मोर मतलब एक्यूरेसी के आसपास हो सके, राइट। तो वो हम कर लेंगे। Now, weight is the maximal force exerted by the person on a weighing scale। तो maximum force कोई भी बंदा जो exert कर सकता है weighing scale को, उसी से हम weight निकाल लेते हैं। While wearing lightweight clothing and standing erect with weight evenly distributed across both feet, ठीक है। तो लाइट वेट आपको क्लोथ्स पहनने हैं, सीधा खड़ा होना है, राइट, इवनली आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, प्रॉपर एकदम खड़े हो, इरेक्ट, ठीक है। Assuming the availability of an accurate and reliable weight scale, ask clients to remove any heavy items from their pocket। ताकि accurate थोड़ा आ सके, तो क्लाइंट को बोलो कि जो heavy items है ना वो पॉकेट से निकाल ले। जैसे क्या हो गया, कीज को बोलो निकालने, सेलफोन हो गया वो निकाल ले, वॉलेट को निकाल ले। एंड टू रिमूव एनी हैवी आइटम्स ऑफ क्लोथिंग, उनको शूज बोलो निकाल देने, जैकेट निकाल देने, स्वेटर्स वगैरह जो है ना वो निकालने कह दो। तो वो हैवी होते हैं ना, तो वेट बढ़ जाएगा। तो रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डे एंड द क्लाइंट स्टेट, ठीक है। अब आप टाइम नोट कर लो दिन का, ठीक है। क्लाइंट का स्टेट मतलब क्या लेवल ऑफ हाइड्रेशन चेक कर लो, भाई पानी वानी कैसा पी रखा है, एंड रिसेंट फूड कंजम्पशन, खा लिया तो वेट बढ़ के आ जाएगा ना फिर तो मतलब तुरंत खाया हो तो स्पेशली, तो रिसेंट फूड कंजम्पशन वगैरह इस सब का आप ये पूछ लो उनसे, ऐसा कुछ है। एज दिस विल बी यूजफुल व्हेन मेकिंग कंपैरिजंस विद रिजल्ट फ्रॉम द लेटर, जब बाद में आप असेसमेंट लोगे ना तो ये हेल्पफुल होगा, है ना। नाउ बॉडी वेट की बात करते हैं। बॉडी वेट इज
उसी के बारे में कर रहे हैं कंटिन्यू। बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ बोन, लीन टिश्यू, प्राइमरीली मसल एंड फैट। ठीक है, बॉडी वेट किस किस चीज से बना है? बोन से बना है, लीन टिश्यू से बना है, यानी लीन टिश्यू मतलब फैट को छोड़ के जो भी टिश्यू है, राइट? तो मतलब प्राइमरीली मसल, राइट, एंड फैट। द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बोन्स और ऑफ द अमाउंट ऑफ मसल एंड फैट एंड द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल वेट। तो बेसिकली वेट से हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा बोन डेंसिटी कितना है और हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन कितना है, राइट? बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी फैट कितना है, मसल कितना है बॉडी में। ठीक है, while BMI provides objective easily obtained information, it does not estimate actual body composition। BMI से हमें क्या मिल जाता है? बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, राइट? कि मतलब इतना हाइट है, इतना इसका वेट इतना जा रहा है, इतना नहीं आ रहा है, लेकिन इससे बॉडी कंपोजिशन हमें नहीं पता चलता है कि बॉडी में कितना लीन मास है, कितना फैट मास। एज अ रिजल्ट BMI कैन इनकरेक्टली कैटेगराइज सम इंडिविजुअल्स। तो BMI कह सकता है कुछ इंडिविजुअल्स को इनडायरेक्ट मतलब क्या कर सकता है? इनकरेक्टली कैटेगराइज कर सकता है। BMI का काम क्या है? सबसे पहले हाइट और हाइट के अकॉर्डिंग बताना कि आपका वेट कितना, आइडियल वेट कितना है। तो उसमें कैटेगरीज बनी होती है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबीस, राइट? तो किसी का हाइट के हिसाब से अगर वेट ज़्यादा हो गया तो ओवरवेट में आ जाएगा, कम हुआ अंडर वेट में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा है तो फिर ओबीस में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए BMI सही चीज़, मतलब वो हेल्दी भी होंगे लेकिन उनको ओवरवेट या फिर ओबीस में भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हाईली इनएक्यूरेट हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स के लिए। कैसे हो सकता है? देखिए, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स हु आर एक्सट्रीमली मस्कुलर और हैव लार्ज फ्रेम्स कैन स्कोर हाई ऑन BMI चार्ट रिजल्टिंग इन लेवल ऑफ ओवरवेट और इवन ओबीस। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जॉन अब्राहम को आप देख लो या फिर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देख लीजिए, उनके मसल्स है बॉडी में, ठीक है, तो फ्रेम बड़ा है, राइट? तो वो BMI कभी देखेंगे अपने हाइट और अपने वेट के हिसाब से तो हमेशा उनको ओवरवेट या ओबीस भी बता सकता है, क्योंकि वो तो वेट देख के काम करता है, हाइट और वेट। ये तो नहीं देख रहा है ना वो कितना मसल है बॉडी में, फैट कितना कम है, वो नहीं देख रहा है, राइट? तो वहां पे इनएक्यूरेट हो जाता है। वाइल ओल्डर एडल्ट्स विद डिक्रीज लीन टिश्यू, लोअर बोन डेंसिटी एंड एक्सेस बॉडी फैट में स्कोर नॉर्मल। मान के चलो कोई ओल्डर इंडिविजुअल है, ठीक है, 60-70 साल के, ठीक है, उनका बोन डेंसिटी कम हो गया है, ठीक है, उनका बॉडी में फैट ज़्यादा है, मसल्स कम हो गए हैं, तो ठीक है, लेकिन उनका वेट जब वो चढ़ रहे हैं ना, तो क्योंकि वो नंबर के हिसाब से उनका सब सही आ गया है। अब उनका मशीन वो तो नहीं देख रहा है ना इनका बोन डेंसिटी कितना कम है, लेकिन फैट ज़्यादा है, वेट से उसको क्या मतलब है? फैट मतलब देखता ही नहीं हो तो वेट देखता है, तो वेट सही आ रहा है, फैट ज़्यादा है, मसल कम है, वो नहीं, तो अनफिट बॉडी हुई ना, अनहेल्दी बॉडी हुई, मतलब प्रॉपर फिट नहीं है, लेकिन वो उनको बोलेगा कि आप नॉर्मल कैटेगरी में। तो दैट इज़ हाउ ये एक्यूरेट इन सब चीज़ों में BMI आपको सही चीज़ नहीं बताता, राइट? See below the equation to determine BMI। तो BMI कैसे निकालते हैं? वेट इन केजी, हाइट स्क्वायर इन मीटर, ठीक है, एक ये फॉर्मूला BMI का फॉर्मूला आप लोग रट लेना प्लीज, और एक फुल फॉर्म भी इसका बॉडी मास इंडेक्स याद रखना, ठीक है? ये आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, कोई एक फॉर्मूला पूछ लेगा इनमें से, ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे 4 कि ये है, ये है, ये है, कौन सा है? तो ये आप तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर मीटर में हाइट, ठीक है, तो सबका यूनिट्स भी याद करना, वेट केजी में होगा, हाइट आपका मीटर में होगा, और एक और कौन सा फॉर्मूला है? वेट आपका पाउंड में होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन इंचेस, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे इंचेस है, इनटू 703, 703, तो दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो किसी भी बंदे का वेट और हाइट हमें पता चल गया तो उस हिसाब से हम इसमें डाल के उसका BMI निकाल सकते हैं, और जो नंबर आएगा तो वैसे टेबल्स बने हुए हैं, कौन सा नंबर ओवरवेट में आता है, कौन सा अंडर वेट में आता है, कौन नॉर्मल में, कौन ओबीस में, तो मिला लेंगे नंबर किस में आ रहा है, तो वो हम कैटेगराइज उस हिसाब से कर सकते हैं। As BMI increases, so do health risks for several preventable causes of premature death, including stroke, heart disease, certain types of cancer, type 2 diabetes and heart disease। BMI बढ़ता है तो कहते हैं हेल्थ रिस्क भी बढ़ सकते हैं, मतलब जिनका सही आ रहा है BMI, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है, जिनका हो रहा है तो क्या हो सकता है? इन सब डिजीज जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कैंसर, टाइप 2 डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड ऑल, इन सब होने के चांसेस आपके धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, प्रीमेच्योर डेथ, राइट? तो इट इज
एस्टिमेटेड दैट वर्ल्ड वाइड 39% ऑफ एडल्ट, ये एक्चुअली आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, ये डेटा ही है, डेटा ही काइंड ऑफ है। तो बोलने का मोटा मोटी यही मतलब कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्रोनिक डिजीज जो हो रहा है उस चक्कर उन सब चीज़ों का, राइट। तो ये है, यहाँ देखो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था ना, बीएमआई निकालोगे तो नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर निकलेगा तो रेंज बना हुआ है। अगर 18.5 से कम आ जाता है तो अंडरवेट में वो फॉल कर रहा है। नॉर्मल में आ रहा है कब, जब 18.5 टू 24.9 आ रहा है। ओवरवेट में 25 टू, ऐसे ही बना हुआ है। ओबेसिटी में भी लेवल बना हुआ है 1 2 3, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा वेट है, उनसे भी ज़्यादा, एक तो एक्सट्रीम ओबेसिटी, ये देखो, राइट। तो ये आप ये देख लेना, ये टेबल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैलकुलेटिंग BMI इज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत क्विक है और महंगा नहीं है। BMI charts are used by many healthcare agencies to assess body mass and associated risks, ठीक है, बहुत सारे एजेंसी यूज करते हैं क्या, बॉडी मास और जो रिस्क हो सकते हैं उनके साथ वो पता करने के लिए। If BMI charts are the only method of assessing body structure, the results could be misinterpreted as many individuals could be misclassified। तो कहा गया BMI चार्ट्स, अगर मान के जो सिर्फ BMI चार्ट से ही हम यूज करके एसेस करें बॉडी, तो बहुत सारे, जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे ना, कुछ लोग का गलत आ सकता है, तो बहुत लोग गलत कैटेगरीज में जा सकते हैं, मिसक्लासिफाई हो सकते हैं। A simple observation of the client that contradicts with his or her BMI category should make the personal trainer question the label, and in this situation, when warranted and if welcomed by the client, proceed with a body composition assessment to gain a more accurate indicator of disease। अब आपको भी देख के लग रहा है ना, ऑब्जर्व करो क्लाइंट को, भाई साहब कि इस ये तो मस्कुलर है, लेकिन BMI निकालने के बाद इनका क्या हो रहा है, ओवरवेट बता रहा है। तो आप भी देख रहे हो कि नहीं भाई इसका कुछ तो गड़बड़ है, तो आप या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि उनका नॉर्मल आ रहा है BMI, लेकिन बॉडी की हालत आपको सही नज़र नहीं आ रही, इतना फैट निकला हुआ है, इतना कमज़ोर से दिख रहे हैं, तो BMI क्या आपको सही बता रहा है, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्लाइंट का परमिशन लीजिए और बोलिए कि मैं आपका बॉडी कॉम्पोजिशन निकालना चाहता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर एक्यूरेट पता चले कि बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है, कितना फैट है, कितना मसल है, कितना बोन मिनरल डेंसिटी है, राइट, बोन डेंसिटी, राइट। सो ओके, ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल वेयर एन इंडिविजुअल्स, तो ये साइट्स वगैरह दिए हुए हैं, राइट। सो ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर तो आप कहीं भी ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, ये है कॉन्वर्सेशन, अगेन ABC अप्रोच से पर्सनल ट्रेनर और क्लाइंट्स का एक बार एक कॉन्वर्सेशन पढ़ लो, मतलब ये समझ में आएगा आपका कॉन्सेप्ट, आगे चल के आप जब प्रैक्टिस करोगे क्लाइंट के साथ तो ये हेल्प कर सकते हैं आपको समझने में, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस मेजरमेंट, जो इंच लेके मेजर करते हैं ना, यहाँ से बाइसेप डोला कर लिया, चेस्ट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस मेजरमेंट्स, राइट। सर्कमफेरेंस मेजरमेंट्स आर समटाइम्स गुड प्रेडिक्टर्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कभी कभी मतलब बहुत सारे समय में आपका ना हेल्थ प्रॉब्लम को ये बता देता है, मतलब मेजर करके हम अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो वेस्ट सर्कमफेरेंस इज को रिलेटेड विद द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज। तो वेस्ट का जो सर्कमफेरेंस होता है हमारा, वेस्ट का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कोरिलेट करता है कि जब बढ़ता रहता है तो हार्ट डिजीज की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो पता हम इसी मेजरमेंट से पता कर सकते हैं कि हाँ हम किस प्रॉब्लम में जा रहे हैं। इन एडिशन एन ओवरऑल बॉडी असेसमेंट में मोटिवेट सम क्लाइंट्स व्हेन दे सी चेंजेस इन बॉडी डायमेंशंस। इसके साथ ही साथ आप बॉडी के मान के क्लाइंट का निकालते हो, फर्दर चेंजेस आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद, तो क्लाइंट को मोटिवेशन भी मिल सकता है। कोई ओबीस आ रहा है उसमें कम दिख रहा है तो उसको मोटिवेशन मिल गया, कोई मसल गेन कर रहा है उसका ज़्यादा दिख गया तो वो खुश हो जाएगा। इन केस ऑफ एक्सेस बॉडी फैट वही चीज़ है, क्लाइंट मेड बी इंस्पायर्ड बाय डिक्लाइन इन सर्कमफेरेंस व्हाइल इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड, सेम चीज़, ठीक है, मैंने जो भी बोली है। हाउएवर सम क्लाइंट्स विल बी डिमोटिवेटेड to begin an exercise program if they are self-conscious or may discontinue program if measurement changes are smaller than they होप। हो सकता है कुछ क्लाइंट डिमोटिवेट भी हो सकते हैं इससे, मान के चलो कुछ तो सेल्फ कॉन्शियस हो गए मेजरमेंट निकलवाने में, राइट, थोड़ा सा कि नहीं मेरे को नहीं निकलना। कुछ क्लाइंट्स हो गए कि मतलब कुछ थोड़ा एक्सरसाइज भी किया उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, तो उसमें हो सकता है वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि आपकी बॉडी अलग होती है, यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आप लगातार वर्कआउट कर रहे हो और चेंजेस आएंगे।
right? So when taking circumference measurements, accuracy is important. ठीक है, circumference measurement जब हम ले रहे हैं तो accuracy बहुत important. Therefore the personal trainer must use precise anatomical landmarks for taking each measurement. In addition, procedures must be followed in accordance with established guideline. बेसिकली आपको प्रॉपर लैंडमार्क कहाँ कैसे लेना है वो सब आपको पता होना चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए आपको. When measuring body circumferences, ये है गाइडलाइंस. When measuring body circumferences, it is important to measure precisely and consistently. ठीक है, तो ये करना है. आप जब भी बॉडी जो भी सर्कमफेरेंस ले रहे हो तो प्रिसाइजली कीजिए, प्रॉपर कीजिए, एक्यूरेटली कीजिए और थोड़ा कंसिस्टेंटली कीजिए. मतलब एक ही तरह से कीजिए, ऐसा नहीं कुछ कहीं कुछ और कर रहे हैं, कहीं किसी और तरीके से कर रहे हैं. ऑल मेजरमेंट्स शुड बी मेड विथ अ नॉन इलास्टिकल येट फ्लेक्सिबल टेप. ये पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, कैसा टेप होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, नॉन इलास्टिक होना चाहिए, यानी खींच नहीं रहा है, मतलब इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो करोगे तो स्ट्रेच हो गया और अलग ही आ रहा है उसका रिजल्ट. लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी मुड़ रहा है ढंग से, ये हो रहा है, लेकिन वो खींच रहे हैं तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेच हो जाएगा यार, राइट. तो वो हमें ध्यान देना, ये पॉइंट एकदम ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, द टेप शुड बी स्नग अगेंस्ट द स्किन सरफेस विदाउट प्रेसिंग इनटू द सबक्यूटेनियस लेयर्स. तो एक्चुअली सारे इसके इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पॉइंट्स ये वाला भी तो हमें ध्यान देना है कि प्रेस ना हो. ठीक है, जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेस दबे ना, तो मेजरमेंट सबक्यूटेनियस लेयर्स अंदर फैट चला गया, मतलब फिर मेजरमेंट कम आ जाएगा ना. तो प्रॉपर ऊपर से हल्का सा लेके यहाँ से मेजर करना है. क्लाइंट्स बीइंग असेस्ड शुड वेयर थिन फॉर्म फिटिंग मटेरियल्स दैट अलाउ फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. तो क्लाइंट जो करवा रहे हैं असेसमेंट उसको पतला, थोड़ा जो ड्राई फिट टाइप का आता है ना, थोड़ा पतला फॉर्म फिटिंग मटेरियल्स, थोड़ा फिट एंड अलाउ फॉर एक्यूरेट, ताकि हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट निकल सके, राइट. पर्सनल ट्रेनर शुड रोटेट थ्रू द बैटरी ऑफ साइट्स इनिशियली मेजरिंग ईच साइट ओनली वंस. तो पर्सनल को क्या करना है, सीरीज, बैटरी ऑफ साइट्स का मतलब सीरीज ऑफ साइट्स, मतलब स्टार्ट करना है तो एक सीक्वेंस में स्टार्ट करना है. ठीक है, तो सारे साइट को पहले, जो भी लोकेशन है उसको पहले एक बार मेजर कर लेना है. ठीक है, डुप्लीकेट मेजरमेंट शुड बी टेकन एट ईच साइट, फिर से हमें लेना है. इफ रिकॉर्डेड वैल्यूज आर नॉट विद इन 5 mm इट इज नेसेसरी टू रीमेजर इट. फिर से लेना है. अगर मान के चलो हमने पहले जो मेजरमेंट लिया था 5 mm से के अंदर अगर नहीं आ रहा है दोबारा लेने पे, तो हमें फिर से उसको मेजर करना है. पर्सनल ट्रेनर्स शुड वेट 20, मतलब पहली बार कर लिया फिर दूसरी बार भी कर लिया. ठीक है, तो लेकिन 5 mm से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो फिर से करना है. ठीक है, पर्सनल ट्रेनर शुड वेट 20 to 30 seconds between measurements to allow the skin and subcutaneous tissue to return to their normal positions. एक बार ले लिया ना, उसके बाद 20 से 30 सेकेंड्स ठहरिए, ताकि जो वो हल्का हल्का दब जाता है, थोड़ा स्किन थोड़ा नॉर्मल हो सके. ठीक है, many of the assessments measuring body size and proportions can be used in conjunction with body composition assessment. तो ये कहा गया है कि जो बॉडी साइज का जब हम ले रहे हैं ना, मेजरमेंट साइज वगैरह जो भी ले रहे हैं, प्रोपोर्शंस वगैरह ले रहे हैं, तो हम मतलब सेम डे पे बॉडी कॉम्पोजिशन असेसमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को प्रोटोकॉल ना ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले वो ले लिया, बाद में बॉडी कॉम्पोजिशन ले लिया, या पहले बॉडी कॉम्पोजिशन बाद में वो ले लिया. ठीक है, दीज असेसमेंट शुड बी परफॉर्म्ड प्रायर टू एक्सरसाइज. देखो दोनों का मिलता जुलता है, तो ये बता रहा है कैसे थोड़ा बहुत मिल रहा है. ठीक है, प्रोटोकॉल. तो दीज असेसमेंट शुड बी परफॉर्म्ड प्रायर टू एक्सरसाइज. तो दोनों असेसमेंट को क्या करना है, एक्सरसाइज से पहले करना है मेजर. द पर्सनल ट्रेनर शुड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ईच असेसमेंट एंड इंश्योर द क्लाइंट इज कंफर्टेबल विद द प्रपोज मेजरमेंट साइट्स. ठीक है, दोनों असेसमेंट का आपको बताना पड़ेगा प्रोसीजर क्या है. ठीक है, जो कहाँ ले रहे हो आप सब बताना पड़ेगा, कौन से, तो ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल हो जाए. ईच मेजरमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड यूजिंग द प्रिसाइज लैंडमार्क्स. जो लैंडमार्क्स दिए गए हैं प्रॉपर वहीं पे आपको वो करना है, प्रॉपरली मेजर. द पर्सनल ट्रेनर शुड रिकॉर्ड values on the assessment form and then evaluate and classify the client's measurement using normative data. तो क्लाइंट का भी जो भी वैल्यू आया है, एक असेसमेंट फॉर्म बनाओ, उसमें आप वहाँ पे लिख लो.
ठीक है, रिकॉर्ड कर लो। और जो भी नॉर्मेटिव डेटा गया है ना, नॉर्मेटिव डेटा मतलब उस एज, उस सेक्स के हिसाब से, पर जो एज है क्या होना चाहिए सरकमफेरेंस या क्या ये उसको उसमें कंपेयर हम कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल ट्रेनर्स should discuss health and fitness concerns related to abnormal readings and educate client on strategies to reduce personal risk and improve overall health. क्लाइंट का अगर abnormal आ रहा है रीडिंग तो क्लाइंट को अच्छे से सब समझाइए रिस्क क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है उसको ठीक करने के, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के, राइट। When taking circumference measurement, it is important to be consistent in terms of both location and technique so that the baseline values can be used to track progress later in a client's training program. तो कहा गया है जब आप circumference measurement ले रहे हो तो आपको क्या होना है, consistent रहना है किस चीज़ में, लोकेशन पे कहाँ से ले रहे हो और टेक्निक पे भी, ठीक है। so that the baseline value होगा उसको हम सही से बाद में ना जब हम ट्रैक करें तो सही से फिर से कर सकें, ठीक है। तो अभी कहां से लेना है मेजरमेंट, देखो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ठीक है। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस विद द क्लाइंट स्टैंडिंग अपराइट विद आर्म एट द साइड्स, फीट टुगेदर एंड एब्डोमेन रिलैक्स। देखो सबसे पहले पेट पे ले लेंगे, ठीक है। तो पेट का सर्कमफेरेंस क्या होगा, जब कैसे लेना है, क्लाइंट एकदम सीधा खड़ा रहेगा, अपराइट करेगा विद आर्म्स एट द साइड्स, ठीक है। फ्रीली आर्म्स दोनों साइड में है, ठीक है, आर्म्स दोनों साइड में जैसे नॉर्मल रहते हैं। फीट टुगेदर, पैर एकदम आपस में टुगेदर साथ में चिपका के, एंड एब्डोमेन रिलैक्स, पेट एकदम रिलैक्स, टाइट नहीं होना चाहिए एकदम, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एकदम रिलैक्स बोलो रहना है। एब्डोमेन जैसे नॉर्मल रहती है वैसे। हॉरिजॉन्टल मेजर इज टेकन एट द हाइट ऑफ द इलियक क्रेस्ट, टिपिकली लेवल विद द अम्बिलिकस। हाँ, तो एब्डोमेन का कैसे लेना है, इलियक क्रेस्ट जो हड्डी होती है ना, ये वाली देखो, मेरे कर्सर को देखो यहाँ पे, ये जो हड्डी होती है ना, राइट, यहाँ पे स्टार्ट जो होता है हमारा था, तो ये जो इसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट, ठीक है। तो इलियक क्रेस्ट और मान के चलो इससे ऊपर लेते हैं हम, ठीक है। और अम्बिलिकस, अम्बिलिकस मतलब आपकी नाभि, ठीक है, आपका बेली बटन है, तो इसी के लेवल पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एब्डोमिनल मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हिप सर्कमफेरेंस। सो हिप सर्कमफेरेंस विद द क्लाइंट स्टैंडिंग इरेक्ट एंड द फीट टुगेदर, क्लाइंट एकदम अपराइट खड़ा, इरेक्ट खड़ा होना है, फीट टुगेदर फिर से। हॉरिजॉन्टल मेजर इज टेकन एट द मैक्सिमल सर्कमफेरेंस ऑफ द बटॉक्स। तो हॉरिजॉन्टल मेजर कहाँ लेना है, देखिए हिप है ना ये, तो हिप के जो मैक्सिमल जो सर्कमफेरेंस हो, मतलब हिप सबसे ज्यादा जहां पे ऊंचाई है, राइट, हिप की, राइट, वहां से हमें लेना है मेजरमेंट, ठीक है, ना कि एकदम ऊपर जहां पे एकदम नैरो कम है, यहाँ पे भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, साइज कह लो, ठीक है। तो यहां से हम यहां से मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। नाउ वेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, वेस्ट का हम सर्कमफेरेंस अब लेने वाले हैं। सो वेस्ट सर्कमफेरेंस पढ़ रहे हैं अभी। विद द क्लाइंट स्टैंडिंग अपराइट विद द आर्म्स एट द साइड, बिल्कुल अपराइट खड़े रहना है, फिर से वही चीज है, हाथ दोनों साइड में, फीट टुगेदर, एब्डोमेन रिलैक्स रहेगा। एक हॉरिजॉन्टल मेजर हमें लेना है, इज टेकन एट द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द टॉर्सो। टॉर्सो मतलब ये, टॉर्सो का सबसे नैरो पतला जो पार्ट है वहां लेना है। कहाँ है पतला पार्ट, अबव द अम्बिलिकस एंड बिलो द एक्साइफॉइड प्रोसेस। सो अम्बिलिकस जो हुआ आपकी नाभि, राइट, ये, और एक्साइफॉइड, स्टर्नम जो होता है ना आपकी वाली जो हड्डी होती है, ये जहां पे एंड होता है ना कार्टिलेज, तो नाभि और इसके बीच, राइट, हम देखेंगे सबसे ज्यादा नैरो पार्ट है, राइट, ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हम ले लेंगे, ये हमारा वेस्ट मेजरमेंट हो गया, ठीक है। एब्डोमिनल यहां से हो गया, ये वाला एब्डोमेन हो जाएगा, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। वेस्ट के बाद अब क्या बचा, बाइसेप्स का अब हम लेंगे, बाइसेप्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। विद द क्लाइंट स्टैंडिंग अपराइट विद बोथ आर्म्स हैंगिंग फ्रीली एट द साइड्स एंड हैंड्स फेसिंग द थाई, ठीक है। तो अब देख लो, दोनों अपराइट खड़े होना है, फिर से आर्म दोनों तरफ फ्रीली एकदम साइड में है, एंड द हैंड्स फेसिंग द थाई, हाथ जो है थाई को फेस कर रहे हैं। यहाँ देखो, फोटो देखो, नॉर्मली इसे खड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जो पाम्स हैं आप किस तरफ कर रहे हैं, थाई की तरफ,
फेस कर रहा है। A horizontal measure is taken midway between the acromion and olecranon process. So ये जो देखो आप यहाँ देखो, ये हुआ हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। ये जो हड्डी होती है ना यहाँ पे, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जॉइंट नहीं, ये तो जॉइंट हो गया, इससे पहले जो ये आती है यहाँ पे, दिस एक्रोमियन प्रोसेस एंड ओलेक्रेनन प्रोसेस। ओलेक्रेनन प्रोसेस इज हियर, कोनी जो कहते हैं ना, यहाँ पे जो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो ये यहाँ से स्टार्ट होता है ओलेक्रेनन, एंड एक्रोमियन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके बीच मिडवे, ठीक है, इसके बीच का जो मेजरमेंट है ना, वो हमारे बाइसेप्स का मेजरमेंट है, ठीक है। तो हम बाइसेप्स का सर्कमफेरेंस यहाँ से ले लेंगे। अब बचा क्या हमारा, जो कि लास्ट है, वो हमारा है मिड थाई सर्कमफेरेंस। मिड थाई पहले, मिड का मतलब बीच हो गया, तो थाई के बीच का जो सर्कमफेरेंस होता है। विद द क्लाइंट स्टैंडिंग विद 1 foot ऑन अ बेंच सो द नी इज फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। तो पैर रख देना है, देखिए इजीली आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए इसी बेंच पे रख दिया तो पैर 90 डिग्री फ्लेक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक पैर। अ मेजर इज टेकन बिटवीन द इंग्विनल क्रीज and the proximal border of the patella. Inguinal crease, i.e. the crease between the torso and thigh. तो इंग्विनल क्रीज का मैं सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। आपने एप्स देखे होंगे, राइट? एक वी शेप बनता है एप्स की, एप जब 2 4 6 जो भी होते खत्म, उसके बाद वी शेप जो बनता है, जो वी शेप है ना, उसी को कहते हैं इंग्विनल क्रीज, ठीक है। एंड द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ द पटेला जो घुटने में जो बॉल होता है ना, ऊपर बॉल, घुटने का जो होता है, कैप जो होता है, राइट। सो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पे फोटो में, देखो यहाँ पे कर्सर, ये, तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ द पटेला। ये जो यहाँ पे कैप होगा, ठीक है, कैप का जो ऊपर वाला भाग हो गया ना, उसको हम प्रॉक्सिमल बॉर्डर कहते हैं, राइट। तो इसको हो गया प्रॉक्सिमल बॉर्डर। ये हो गया लैटरल बॉर्डर जो बाहर की तरफ है, मीडियल बॉर्डर, ठीक है, ये डिस्टल बॉर्डर। तो ये है प्रॉक्सिमल बॉर्डर। तो ये है प्रॉक्सिमल बॉर्डर और किसके बीच का, इंग्विनल क्रीज। या सो इंग्विनल क्रीज जो हो गया, जो वी शेप यहाँ जो बनता है, यहाँ से जो क्रीज आता है, और ये इसके बीच का जो हुआ वो हमें लेना है। सो दैट इज मिड थाई सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब वेस्ट सर्कमफेरेंस पे आते हैं, ठीक है। तो ये साइट्स ना आप याद कर लेना, कहाँ लोकेशन है, कहाँ लेना है, क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ के बीच लेना है, ये याद कर लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और जो वेस्ट सर्कमफेरेंस जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी है। फॉर एवरी 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज इन वेस्ट सर्कमफेरेंस इन मेन, द फॉलोइंग एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क्स आर फाउंड। मान के चलो मेन में 1 इंच से अगर बढ़ जाता है वेस्ट सर्कमफेरेंस, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। बीपी 10% से बढ़ जाती हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है लेवल, वो इंक्रीज हो जाता है 8% से। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये कोलेस्ट्रॉल है एक तरह का, लेकिन ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एचडीएल को, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है 15% से, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है 80% से, फैट काइंड ऑफ। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया 18% से, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल यहाँ बढ़ा ना, तो ये बैड फैट है। तो जो बैड फैट जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, सॉरी, तो ये एलडीएल वगैरह हो गया, वीएलडीएल वगैरह जो हो जाता है। एलडीएल इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, राइट। तो वो अगर बढ़ जाता है तो अच्छी चीज नहीं है, राइट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिस्क इंक्रीजेस बाय 18%। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है 18% से, ठीक है। तो पता चला जब सिमिलैरिटी किया गया मैन एंड वोमेन में, तो सिमिलर एक तरह का रिस्क बढ़ जाता है, ये जो सर्कमफेरेंस जब बढ़ेगा वेस्ट का, तो ठीक है। टेबल 77 प्रेजेंट द रिस्क कैटेगरीज एसोसिएटेड विद वेरियस वेस्ट सर्कमफेरेंस फॉर मेन एंड वोमेन, ठीक है। तो ये वेस्ट सर्कमफेरेंस बताया गया है मेन एंड वुमेन का। अगर मान के चलो फीमेल्स में आप देख लो, अगर 27.3 इंचेस यानी 70 सेंटीमीटर से कम है तो बहुत कम है। मेल्स में अगर इतने से कम है तो बहुत कम है। इसमें यहाँ पे चेक कर लेना, एक रेंज बना हुआ है, तो ये भी लो है। हाई किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इस रेंज में आएगा तो हाई माना जाएगा आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस में, वेरी हाई माना जाएगा। तो ये आप पढ़ लेना।
ओके, वेस्ट टू हिप रेशियो। तो वेस्ट टू हिप रेशियो की बात करते हैं अब हम। एज मेंशन प्रीवियसली, एक्सेस बॉडी फैट पोजेस सिग्निफिकेंट डिजीज रिस्क। तो पहले हमने पढ़ा है एक्सेस बॉडी फैट से क्या होगा, डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। द लोकेशन ऑफ द फैट डिपॉजिट में इवन बी ए बेटर इंडिकेटर ऑफ डिजीज रिस्क। अब कहाँ पे वो फैट जमा हो रही है इस पे भी डिपेंड करता है कि भैया डिजीज रिस्क कितना ज्यादा है, राइट। वो और अच्छे से आपको बता देगी कि हाँ, कि अगर इस लोकेशन पे बहुत ज्यादा जमा है फैट, तो आपके बीमारी होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी the waist to hip ratio WHR helps differentiate individual with android body fat pattern, masculine or apple shape, from those who have gynoid body fat patterns, feminine or pear shaped। तो waist to hip ratio होता है ना, वो क्या डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि किसकी एंड्रॉइड शेप बॉडी है या किसकी गाइनॉइड शेप बॉडी है। एंड्रॉइड शेप बॉडी मतलब एप्पल शेप बॉडी, जो मेल्स में होता है जनरली, पेट बाहर आ जाता है, राइट। ये एप्पल जैसा लुक होता है। आप अपर बॉडी को देखिएगा तो एप्पल जैसा लुक होगा, नीचे से इतना बड़ा तोंद यहाँ निकला हुआ है, राइट। तो एप्पल शेप इसको कहते हैं, एंड्रॉइड शेप। ये बहुत रिस्की होता है। वुमन में होता है गाइनॉइड होता है, राइट। तो ये गाइनॉइड वुमन में ज्यादा फैट यहाँ पेट पे नहीं आता है, हिप पे आता है, थाइज में आता है, राइट। मेल्स में ज्यादा आता है आपके पेट के इलाके में, ठीक है। तो हम वेस्ट टू हिप रेशियो से पता कर सकते हैं कि भाई आपकी एंड्रॉइड शेप बॉडी है या फिर आपकी गाइनॉइड शेप बॉडी है, यानी फैट पैटर्न आपको एंड्रॉइड वाला है या फिर गाइनॉइड का है। एंड्रॉइड को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम मैस्कुलिन और एप्पल शेप्ड, राइट। गाइनॉइड को दूसरा नाम फेमिनिन और पियर शेप। मैस्कुलिन मतलब मेन, फेमिनिन मतलब फीमेल। Those who are apple shaped carry excess fat in the abdominal area, while pear shaped individuals carry excess fat in the hips and thigh। तो कहा है जो एप्पल शेप्ड वाले होते हैं, एंड्रॉइड वाले, वो पेट पे ज्यादा कैरी करते हैं फैट, और जो पियर शेप्ड वाली होती हैं वो हिप्स और थाई में ज्यादा होता है उनका। दो एनी एक्स्ट्रा फैट वेट can be detrimental to a person's health, those who are android and have a high WHR are at a high greater health risk। देखो वैसे भी फैट बढ़ेगा तो सबका हेल्थ रिस्क दोनों फीमेल का ज्यादा बनता है, लेकिन एंड्रॉइड शेप जिसका रहता है ना, पेट का इलाका में फैट ज्यादा, उनका बहुत मतलब उनका एक तो वेस्ट टू हिप रेशियो ज्यादा आता है और वो बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं। वेस्ट टू हिप रेशियो क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसका हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा होता है। विसरल फैट इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी अराउंड द विसरा एंड कंट्रीब्यूट्स टू एंड्रॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। जो विसरल फैट होता है, इंटरनल फैट जो होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो फैट होता है, इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी एंड अराउंड द विसरा एंड कंट्रीब्यूट्स टू। तो ये भी बढ़ाने में ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है एंड्रॉइड फैट वगैरह को, राइट। Excess visceral fat is unhealthy because it has been associated with insulin resistance। तो ज़्यादा visceral fat भी हो जाता है ना बॉडी में इंटरनल, तो वो भी हेल्दी नहीं होता है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका इंसुलिन हार्मोन को रेजिस्ट कर सकता है, उससे क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमको डायबिटीज़ वगैरह हो सकते हैं, राइट। तो मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड लिपिड्स। बाकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है बॉडी में, मान के चलो, और ब्लड लिपिड्स एंड मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है बॉडी में। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग correlation between excess visceral fat and a number of disease risk। तो बोला गया है visceral fat अगर ज़्यादा है तो डिजीज का रिस्क ज़्यादा होगा, इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ने के बहुत चांसेस है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो बढ़ जाएंगे, LDL VLDL वगैरह जो हो गया वो बढ़ जाते हैं। एंड हाइपरटेंशन, उससे क्या हो गया, बढ़ गया तो हार्ट डिजीज होने के बहुत चांसेस है। एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, राइट, तो वो होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो डिटरमाइन clients waist to hip ratio, the waist measurement is divided by the hip measurement। ठीक है, अब किसी क्लाइंट का WHR निकालना है तो उसका वेस्ट का जो भी मेजरमेंट आया है, राइट, तो उसका हिप के मेजरमेंट से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो याद कर लेना उसका फॉर्मूला क्या है वेस्ट टू हिप रेशियो का। ठीक है, क्या है, वेस्ट मेजरमेंट डिवाइड होता है किससे, हिप मेजरमेंट से। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। ये अगेन टेबल दिया हुआ है कि मेन और वुमेन में, मेन में एज है अगर मान के चलो 20 से 29 साल, तो लो माना जाएगा जब आपका डिवाइड करके 0.8 से आ रहा है, मॉडरेट इतना, हाई इतना, वेरी हाई इतना, इस हिसाब से सारे एज रेंज और
मेन एंड वुमेन में बताया गया है, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। ओके ओके, द रिजल्ट्स ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफस्टाइल चेंज, तो ये सब मतलब पढ़ सकते हो, एग्जाम में नहीं आने वाला है ये सब चीजें। आई थिंक दिस इज इट, चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। नाउ हम समरी पढ़ते हैं। असेसमेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी क्लाइंट सेंटर्ड पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो असेसमेंट बहुत इंटीग्रल पार्ट है क्लाइंट सेंटर्ड पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का, राइट। व्हेन सेलेक्टेड thoughtfully and conducted properly, assessments can provide valuable health। तो अच्छे से अगर किया जाए प्रॉपरली असेसमेंट, तो क्या हो सकता है, अच्छे से सोच के हमें करना क्या असेसमेंट में और प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए तो हमें वैल्यूएबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है एंड परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्सनल ट्रेनर टू यूज इन एक्सरसाइज डिजाइन। तो एक्सरसाइज डिजाइन बनाने में हेल्प मिलेगी, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिलेगी, मॉनिटरिंग में हेल्प मिलेगी। असेसमेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर गोल सेटिंग, ठीक है, गोल सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है असेसमेंट का इंफॉर्मेशन एक्चुअली। डिटरमाइनिंग डिजीज रिस्क, ठीक है, रिस्क का क्या, डिजीज का कितना रिस्क है, राइट। एंड डेवलपिंग रैपो विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ रैपो बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। नॉट ऑल असेसमेंट्स आर सुटेबल फॉर ऑल क्लाइंट, सारे असेसमेंट सारे क्लाइंट्स के लिए नहीं है, तो आप एक बार खुद से चूज करना किसके लिए क्या सुटेबल होगा, राइट। It is up to the personal trainer to work with the client to decide the timing and most beneficial series of assessment for each individual client। So कहा गया है कि ये पर्सनल ट्रेनर पे है कि क्लाइंट के साथ डिसाइड करो और टाइमिंग क्या रहेगी, कैसा मतलब कैसा सीरीज रहेगी, मतलब वर्कआउट पहले किस सीक्वेंस में आपको असेसमेंट लेना है वो आप डिसाइड करना है एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको। पीरियोडिक रीअसेसमेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इवेल्युएट प्रोग्रेस एंड कंटिन्यू टू फॉस्टर द क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर रिलेशनशिप। टाइम टू टाइम असेसमेंट लेते रहिए तो आपको पता चलते रहे क्या प्रोग्रेस हुआ है और ये आपको हेल्प करेगी क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर रिलेशनशिप फर्दर बिल्ड करने के लिए। तो इस चैप्टर में इतना ही था, इजी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी बताया आपको। अभी चैप्टर 8 पे घुसने वाले हैं। चैप्टर 8 अब क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट हो रहा है। अभी आपने भी देखा होगा इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी थी, टेक्निक्स वगैरह, राइट। तो अब थोड़े से टेक्निक्स, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच आ रहे हैं। पहले हम ज़्यादा थियरी पढ़ रहे थे, राइट। तो अभी हम वो सब देखने वाले हैं एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे चल के। एंड तब तक आप पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। और दैट्स इट। और आपको लग रहा होगा कि बीच बीच में मतलब थोड़ा सा डिले हो रहा है आने में वीडियोस, लेकिन क्या हो रहा है ये भी आपने नोटिस किया होगा, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब 1 घंटा 13 मिनट, तो क्या होता है कि जो मैं टुकड़ों में तोड़ के देता था वो एक बार में दे रहा हूँ। तो दैट इज़ वाई मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। वो डाउट सॉल्व करना पड़ता है, बीच में कभी कभी कुछ हो जाता है तो वो मुझे सॉल्व करना पड़ता है, या तो मैं अपने टीचर से कभी कभी पूछ लेता हूँ, या तो मेरे जो कलीग्स रहे हैं जिन्होंने किया तो उनसे थोड़ा डाउट्स कभी सॉल्व कर लिया, कुछ डाउट आ गया तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। प्लस साथ में मेरे भी सेशंस होते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के और बाकी सारी चीज़ें, तो दोनों को मैनेज करके कोशिश करता हूँ हो जाए। कोशिश करूंगा समय पे हो जाए। तो जैसे मेरे पास टाइम निकलता है, शूट में भी काफ़ी टाइम लगता है, एडिटिंग वगैरह करने में। वो सब ओवरऑल, हालांकि मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और पहले हो सके तो। और या दैट्स इट। तो मिलते हैं और पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।